नमस्कार। बजट की इस विशेष पेशकश में अब जैसा हमने आपसे वादा किया था, रेस्टोरेंट में हम पहुंच चुके हैं और अब भोजन पर चर्चा होगी। हमारे साथ श्वेता हमारी सहयोगी भी मौजूद हैं, हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। लेकिन देखिए, चूंकि खाने की बात हो रही है, भोजन की बात हो रही है, तो किसानों को याद करके ही बातचीत की शुरुआत भी करेंगे। अभी साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं वो कह रहे थे कि ये वाला रियलिस्टिक है, ये वाली थाली की फोटो दिखाइए भाई। ये कह रहे थे ये रियल है और ये एक्सपेक्टेड है जो हाथ में मिला है। अब धीरे धीरे जब यहाँ पर भोजन भर जाएगा तब आप पता नहीं क्या बोलिएगा, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे अब आपकी प्लेट में भी, थाली में भी सामान आने वाला है। मुझे लगता है कि ये टिप्पणी बहुत शानदार थी और इस हम पहला अपना स्वाद चखते हुए, क्योंकि ये गुजराती स्टार्टर्स तो आ चुके हैं, ढोकला ही है सर। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में आप चारों की एक एक राय ले लें सर इस पर। प्रभु जी, मैंने कहा ना, ये सुबह से पूछ रहा हूँ कि हेडलाइन क्या है। मेरे लिए तो कल का बजट है, आज का नहीं है। अब कल की डेफिनेशन सोचते थे, ये कब का कल है। प्रभु चावला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे ही। थाली पर ये भी भोजन में क्या क्या पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, सब पता होगा। अभी ये संपादकों के लिए सबसे मुश्किल का काम यही है, भोजन खाते हुए भी वो सोच रहे हैं कि हेडलाइन क्या इस पर देना है। हमारे साथ आशिम सान्याल जी जो कि सीईओ हैं कंज्यूमर वॉइस के, वो जुड़ गए हैं। डायरेक्ट टैक्स पर हमसे बातचीत करेंगे समीर गोगिया जो कि पार्टनर है डिलॉयट इंडिया में। इनडायरेक्ट टैक्स पर गुलजार दिदवानिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि पार्टनर है डिलॉयट में। कुछ राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन साहब, अभी आप कह रहे थे बाटी चूरमा भी है घी के साथ, उसको आप कैसे मिक्स कर रही हैं? सिर्फ ढोकला पर ढोकला सबसे पहले सामने रखा था, दाल बाटी चूरमा भी है। जो राजस्थान में लेट चुनाव होंगे सर वहां पे, उसका भी इंतजार ये जो रियल है जिसमें जलेबी और रसगुल्ला और न जाने क्या क्या है, ये सब कुछ अब धीरे धीरे आ रहा है। जब आपकी थाली में पहुंच जाएगा तब फिर हाउ विल यू ईट योर वर्ड्स। अब बोलिए कि क्या है और क्या दिख रहा है। नहीं, तो बजट भी तो 25 साल का है। ये फ्यूचर बजट है ना। तो जो ये बोला कि कल का बजट है, ये धीरे धीरे आएगा प्लेट में। ये देखिए, पंजाब भी आ गया चार्ट। यहाँ पर आने वाले चुनाव यानी दूरगामी राजस्थान भी है, गुजरात भी है, तो ये सारी चीजें। किसानों के साथ बात करते हैं, कंज्यूमर वॉइस आप है तो उस नजरिए से भी जरूर बात कीजिएगा। लेकिन 2.37 लाख करोड़ एमएसपी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात, एमएसपी की सीधा डायरेक्ट पेमेंट की बात सरकार कर रही है। किसान ड्रोन्स का जिक्र कर रही है, वो ग्रीन कैसे फर्टिलाइजर हम करें उसको युक्त कर। किसानों को लेकर एक इनडायरेक्ट तरीके से कई फ्रंट्स पर उनकी आवाज को, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता, यूपी में चुनाव है और किसान वाली जो उनकी प्रॉब्लम है उसको वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहिएगा पूरे बजट? जब बजट लाखों करोड़ों में पेश किया जाता है तो आम आदमी का वैसे भी सर चकरा जाता है। और किसानों में जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो एक तरह से एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, और क्योंकि चुनाव है, और दूसरे ये गवर्नमेंट के शुरू से जो एक किसानों की तरफ जो सहानुभूति उन्होंने दिखाई है, उसी के तहत जो है ये आगे बढ़ने वाली कदम है। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि ये टुमारोज बजट है, ये आगे देखने वाली बजट है, तो किसानों के जो हित में काम किया गया उसको तो सराहनीय हम बोलेंगे डेफिनेटली। लेकिन जो आंकड़े बताए गए हैं उसका जो अनुकरण है, उसका जो विश्लेषण है, वो जरूरी है जानना, ताकि हम आगे टिप्पणी और कर सके इसको। अमित, आपसे जल्दी से टैक्स को लेकर, क्योंकि लोग उम्मीद करें। अब ये देखिए, अभी जो हम लोग एमएसपी की बात कर रहे थे तो धान और गेहूं उसके लिए, उन किसानों के लिए ये बात की गई है। इन मिडिल क्लास वो भी बहुत सारी उम्मीदें कर रहा था, कहते इतने सालों से आपने बदलाव नहीं किया, आपने जीएसटी का बम्पर कलेक्शन, आप धन्यवाद भी कर रही हैं टैक्स पेयर्स को। आप कह रही हैं कि 1.4 लाख करोड़ का जनवरी के महीने में हुआ और 1 लाख करोड़ पे कंसिस्टेंटली कई महीनों से इनका जीएसटी हो रहा था कलेक्शन। तो आप कुछ इनकम टैक्स में रिबेट देंगे, क्या मिला है? अब अभी एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एकदम से नहीं अपनी स्पेंडिंग कम कर सकती, जो कि बिकॉज ऑफ कोविड उन्होंने कितना खर्चा करा इकोनॉमी पे, गरीबों के वैक्सीनेशन के ऊपर। गवर्नमेंट ने अपना खर्चे को थोड़ा सा कम करा है, वो सारी स्कीमें बंद नहीं कर सकती। और उसको खर्चा करने के लिए अगर आप घर का बजट भी मैनेज करते हो तो आपको कहीं से पैसा चाहिए जो आप खर्च सकते हो। तो उन्होंने थोड़ा सा अपना हाथ रोका है, इसीलिए उन्होंने कंसेशन कॉमन मैन को नहीं दी। लेकिन अगर आप कॉमन मैन देखो कि हम सिर्फ 2 करोड़ या जनता ही 2% ही कंप्लायंट और रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप देखो कि कॉमन मैन को कैसे फर्क पड़ेगा, जब महंगाई थोड़ी दर कम होगी। महंगाई दर कम होगी जब उन्होंने बताया कि इनपुट पे टैक्स कम करा है, प्लस जब हिंदुस्तान में चीजें बनेंगी, निर्यात पे एक्सपोर्ट होगा, तब ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम होगी और कॉमन मैन का पैसा आएगा। तो अगर आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट हम इमीडिएट नहीं और हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि क्या प्रभु जी की सहायता करना चाहेंगे? संपादक जी को कोई लाइन आप देंगे एज अ प्रोफेशनल, आपको क्या लगता है क्या है ये बजट?
मेरी वाली तो फ्यूचरिस्टिक वाली थी, उनका कल वाला था, तो मैं और कुछ सोचता हूँ। भविष्य वाला, हाँ, भविष्य वाला, भविष्य वाला बजट। हाँ, इसका आप इम्पैक्ट देखोगे। तो भविष्य किसने देखा है? अभी तो 2024 में जब चुनाव होने वाले थे सर, एक नैरेटिव बहुत जोर उसने पकड़ा और सुब्रमण्यम स्वामी उस समय बहुत इसको आगे लेकर आते थे कि हम बजट इनकम टैक्स अबॉलिश कर सकते हैं पूरी तरीके से। अब अगर आज हर साल बजट में लोग उम्मीद करते हैं, जितने भी साल बीतते जाते हैं कि शायद इस साल, तो क्या गलत करते हैं? उन्होंने तो पूरा दिखाया था खाका, कैसे कर सकते हैं ऐसा। देखो, वो इकोनॉमिस्ट हैं, मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। सवाल ये है कि इनकम टैक्स की डिमांड क्यों करते हैं? जब आपका इन्फ्लेशन है, अगर 8% मान रहे हैं आप, तो आपकी इनकम 8% तो न्यूट्रलाइज, अगले साल पिछले साल की के बराबर लिविंग स्टैंडर्ड हो, तो 8% इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीमेंट कम से कम 8% की तो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती तो इनकम टैक्स कम करिए। अब मेरी रियल इनकम कम बढ़ती आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि बाद में जो इम्पोर्ट ड्यूटी आई, इम्पोर्ट से क्या फर्क होगा किसी को? किराया कम नहीं हो जाएंगे, पेट्रोल कम नहीं हो जाएगा। जो चीजें बजट के अंदर आती हैं, इन्फ्लेशन के अंदर क्या चीज आती है? ट्रांसपोर्ट होता है, हाउस रेंट होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, ये चीज होती है। बजट के 90% खर्चा आता है इसके ऊपर, उसके ऊपर तो कोई रिलीफ है ही नहीं। इस पर मेरा एक बहुत अच्छा जवाब है कि सुब्रमण्यम स्वामी इसीलिए कभी वित्त मंत्री नहीं बन सके, जो उनका सपना था। अरुण जेटली को लेकर वो बहुत क्रिटिकल रहते थे, तो वो एक अलग कहानी है। इनकम टैक्स अबॉलिश करना तो बहुत दूर की बात है। उस टैक्स स्लैब के एग्जेम्पशन लिमिट में भी आपने कोई बदलाव नहीं किया। इस पर सरकार, देखिए, ये टैक्स वसूली को ही लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो भी सरकार को घेर रही हैं कि आप अलग अलग तरीके से। जीएसटी को लेके अंजना जरूर लोग पूछ रहे हैं, जीएसटी को लेके पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था कि मतलब उसको लेके जितनी तरह की बातें की जाती हैं, जो ले रहा है, मतलब जो आपको जो एक सिंगल ऐसी जगह पर आप उसे कर दें जहां पर इतना ज्यादा, आप भले ये कह रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन सरलता उसकी, उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जीएसटी जब से जीएसटी का आगाज हुआ है, ये केंद्र सरकार का विषय अकेला नहीं रहा है। तो जितने भी डिस्कशन होते हैं जीएसटी पे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर निर्णय लेती है। तो आपने देखा होगा बजट में पहले हम उम्मीद करते थे कि बहुत सारी ड्यूटी रेट कम होती थी, ज्यादा होती थी, तो एक इम्पैक्ट डायरेक्ट आम आदमी पे उसका पता चलता था। अब जीएसटी में क्योंकि ये सारी घोषणाएं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स में होती है। 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है, और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं, जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं,
हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जैसा कह रहे थे, बीजेपी ने उन्हें इस विषय पर बातचीत के लिए, तो एक संवाद के जरिए और भी बजट को सरल करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। ये हेडलाइन मैं सुबह से जो कह रहा हूं, इसमें नई हेडलाइन क्या है? आज से 2 साल पहले भी यही कहा था, पीपल्स बजट, प्रोग्रेसिव बजट, सुपर बजट। तो हमने इंडिया टुडे में कई बार हेडलाइन लगाई है। फ्यूचर से 25 साल का कार्यकाल लेके कोई नहीं चला। कहा नहीं ना, मैंने जैसे कहा कि बजट फॉर टुमारो। निर्मला सीतारमण ने अगर इंडिया बजट फॉर टुमारो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है कि आज के लिए क्या है। मैंने किया ट्वीट, उसके ऊपर कितने ट्रॉल कर रहे हैं लोग, दूसरे की बात है। उनकी बात ठीक है, जो बजट सबके लिए है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है। परंतु बजट जब भी होता है, मैं वो भी कहना, फील गुड फैक्टर होना चाहिए। लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, एक बड़ी स्टेटमेंट होती है कोई भी, जिससे लोगों को लगता है वाह
क्या हो गया हमारे देश के अंदर। प्रधानमंत्री जैसे हर बार बड़ी बात करते हैं, डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी किया, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। बजट के अंदर इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन थी लोगों की? इनकम टैक्स की मैं बात नहीं करता, क्योंकि इनकम टैक्स के बारे में पिछले 9 साल से आप मांगते चले आ रहे हैं, मांगते चले आ रहे हैं, कुछ नहीं होना उसके, क्योंकि इनकम टैक्स मिडिल क्लास के प्रति उनकी कोई भावनाएं ज्यादा है नहीं। और किसानों के लिए बार बार कहना कि 2 लाख करोड़ दे दिया हमने, 2 लाख यही बोल रही है। अब कितना प्रोक्योरमेंट होता है? मैं बोल रही हूँ, निर्मला सीतारमण ने बोला, मैं बता रही हूँ आपको। तो उन्होंने ये बोला 2.37 लाख अब उसको करोड़ का direct 2,39,000 MSP को पेमेंट होगा। 2,39,000 करोड़ को डिवाइड करें, कितने क्विंटल खरीदेंगे, कितने क्विंटल खरीदेंगे, आपको पता हिसाब लगा लेंगे। एक क्विंटल कितनी वैल्यू है, मिनिमम प्राइस ज्यादातर यूपी के किसानों की जेब में जाएगा। तो मैं उसको छोड़ देता ये हूँ। भी दिलचस्प होगा। साना साहब, आपको क्या दिख रहा है सर? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, इसमें खास तौर से जो हम लोग मिडिल क्लास के तौर पे हम देख रहे थे, उसमें 1-2 घोषणा ही देख रहे थे। बाकी तो हमें पता है कि गवर्नमेंट ने फंड करना है, अपने प्रोग्राम्स को फंड करना है, उसके लिए बजट अलग रखना है उन्होंने, जरूरी भी है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स काफी चला रही है गवर्नमेंट, और उनको फंडिंग जरूरी है उसको एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन टैक्स, मिडिल क्लास के लिए कोई छूट, कोई राहत, जीएसटी कलेक्शन का जो है कुछ पास ऑन करना मिडिल क्लास सेक्शन के लिए, थोड़ी सी राहत हो तो जाती है। राहत जो जिसे बोलते हैं ना बजट की तौर, हम लोग नजरिए हमेशा घुमा के रखते हैं कि भाई बजट आएगा तो मतलब कुछ राहत मिलेगी। और इनपुट्स भी निर्मला जी को ऐसे ही मिले थे जब उन्होंने पब्लिक कमेंट्स मंगवाए थे। मैक्सिमम यही आया था कि भाई आप टैक्स पे छूट का पे ध्यान दीजिए। तो इन सब बातों का भाव इस बजट को एक नॉर्मल बजट बना देता है, अनएंथुजियास्टिक बजट बना देता है। इसमें कोई हलचल वाली बजट नहीं है ये, इसमें कोई ऐसे नहीं है जिसे हम बोल सके कि हम आपस में डिस्कस करके बोले वाह बजट बहुत अच्छा रहा। नहीं, पर क्या फील गुड फैक्टर सिर्फ मिडिल क्लास के लिए नहीं रहा, या फिर कुछ ऐसा उत्साह कुछ ऐसे वर्गों में रहेगा इस बजट को फिर भी लेकर? फील गुड से बीजेपी बहुत डरती है, फील गुड फ्रेज से बहुत डरते हैं। एक बार हाथ जला चुके हैं फील गुड का प्रचार करके 2004 में, लेकिन उसके बावजूद हिंदी में अच्छे दिन लेकर ही आए थे। अब अच्छा दिन भी बोलने से डरते हैं। अब अच्छे दिन तो किसी बीजेपी नेता की जुबान पर नहीं आते। देखिए, बहुत सारी अप्रत्यक्ष चीजें हुई है। हाँ। मैं अप्रत्यक्ष का एक्सपर्ट हूं तो बताऊंगा आपको। ब्लैक वाले जो वापस ये जो थाली है, स्टील की थाली है, तो स्टील पे गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम कर दी है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी रेट कम होगा। सिमिलरली जो अप्रत्यक्ष चीजें हो रही है, रॉ मटेरियल पे ड्यूटी कम हो रही है, तो उसका जो बेनिफिट है कंज्यूमर को आएगा ही आएगा। मैं पहले भी बता रहा था कि जैसे सर बोल रहे कि आम आदमी के लिए क्या आम है, आदमी के लिए क्या क्या सस्ता होगा? जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे ड्यूटी घटी है, या फिर ज्वेलरी को लेकर, ज्वेलरी हो गया आपका, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया आपका, आप बिजली मोबाइल देखना, सस्ता होगा। मोबाइल बिल्कुल सस्ता होगा। आप जो कैमरा लेंस यूज कर रहे हैं मोबाइल का, आज हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी के कैमरे आ रहे हैं, तो उस पर ड्यूटी कम हो रही है तो वो सस्ता होगा। मतलब सेल्फी खींचते रहिए, खुश रहिए, सेल्फी खींचते रहिए, जूम करते रहिए, खुश डेटा रहिए। अगर हाथ में है तो भूल जाइए बेरोजगारी। ट्वीट करिए, इंस्टाग्राम पे कीबोर्ड वॉरियर हो जाइए। हाँ। 5G आने वाला है 2025 तक, तब देखिएगा कि कैसे क्रांति आती है मोबाइल में। दूसरा अप्रत्यक्ष अगर आप देखें तो बिजली जो यूज कर रहे हैं, बिजली सस्ती होने वाली है। मैं नहीं बोलूंगा कि 2 महीने 3 महीने में होगा, पर आप देखिएगा कि साल भर में बिजली की दरें बहुत कम हो जाएंगी। अच्छा, क्योंकि जो बिजली का उत्पादन होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे बिजली का उत्पादन होगा, जो वैसे ही सस्ता होता है, उसमें आप फोसिल फ्यूल यूज नहीं करते हो, या फिर आप कोल का यूज नहीं करते हो, आप नेचुरल प्राकृतिक संसाधन उनको यूज करके बिजली बनाएंगे। तो ठीक है, प्रोग्रेसिव बजट है, 4-5 साल बाद की बातें करते हैं, बट अल्टीमेटली उसका बेनिफिट आएगा। और मैं एक लॉन्ग टर्म सोचने वाला हूं, तो मैं उस हिसाब से सोचता हूं कि बजट मेरे हिसाब से ये अच्छा है। मोटा अनाज और गंगा जी के 5 किलोमीटर दोनों तरफ, ये किसकी तरफ ज्यादा संकेत है? ये तो यूपी का इलेक्शन आप देखें ना, वहाँ यूपी गंगा ज्यादातर यूपी के अंदर है। इनडायरेक्टली इलेक्शन का है कि आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे, जितनी नदियां थी उसमें पंजाब की कमर्शियल नदी क्रॉप, नहीं थी। वो क्या रहा है, कमर्शियल क्रॉप हमारे यहाँ होती नहीं। मोटा अनाज की जब बात कर रही है हाँ। तो उसका रेफरेंस वही होगा कि आप कन्वेंशनल क्रॉप से हट करके ऑर्गेनिक की तरफ जाइए। आपने टेकाई जी को सुना सुबह मॉर्निंग में क्या कह रहे थे वो। तो ये गंगा किनारे इतने लोग हैं, उनको क्या फैसिलिटीज देंगे, ये क्लैरिफाई तो बजट पड़ा नहीं है। किस तरह के किसानों को फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटी किसान क्या चाहिए आज? उसको पानी चाहिए नहर से, उसको बिजली सस्ती चाहिए, उसको डीजल सस्ता चाहिए, उसको फर्टिलाइजर चाहिए। वो सब चीजों के बारे में तो कुछ इस बजट में है नहीं ना। तो सवाल तो ये है, वो उसको फील गुड तभी होता है जब उसको लगे कि मेरा फर्टिलाइजर कम कर दिया। क्या 1 रुपए कर देते आप? सर, उसको बताना पड़ेगा कि बिजली सस्ती होगी, इमीडिएट नहीं है पर आप होगी। चूंकि इंडस्ट्री से हैं, एक सवाल मेरा आपसे है कि सरकार के बारे में कहा जाता है बहुत ही इलेक्शन मोड में हमेशा रहती है सरकार, लेकिन नॉन इलेक्शन बजट ये साफ है, इतना तो कोई भी कह सकता है। इसके पीछे की वजह आप क्या दिखते हैं? ये स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि वी मीन बिजनेस व्हेन वी टॉक अबाउट बजट, हम कुछ भी शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं करना चाहते। देखिए, बहुत सारी उम्मीदें और अटकलें लगाई जा रही थी कि
5 स्टेट में चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगी कि जो आम आदमी है वो उस पर असर पड़े उन घोषणाओं का। पर जैसा कि हमने पास्ट के बजट्स में भी देखा है, सरकार किसी भी चुनाव से प्रभावित होकर घोषणाएं नहीं करती है, उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहता है, उस हिसाब से वो घोषणाएं करती है। हाँ, प्रभु सर ने बोला कि कुछ इमीडिएट नहीं है, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूं कि कुछ इमीडिएट उनका घोषणाएं नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में ये अच्छा फायदा देने वाली है, मैं मानता हूं। अगर हम पिछले 4-5 साल में देखें इंडस्ट्री में जो ग्रोथ हुआ है, जो 25,000 उन्होंने बोला 25,000 तरह की कंप्लायंस हमने कम कर दी है। तो अगर आप देखोगे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग बहुत ऊपर जा चुकी है, बहुत आई थिंक 50 पायदान ऊपर इंडिया चढ़ चुका है। तो ये चीजें सब धीरे धीरे इंपैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी रिवाइवल होता है, ग्रोथ होती है, तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट और बेनिफिट हम सबको मिलने वाला है। जी, पर चीजों को सस्ता करना लेकिन हाथ में अतिरिक्त देना नहीं। देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ाया गया है कि बजट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। खाली आप 5 साल 10 साल की बात करें तो कोई भी कन्विंस नहीं होता है कि ये बजट में हमारे लिए कुछ है। इसमें शॉर्ट टर्म डेफिनेटली बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो ये डाल सकते थे, उसमें कई सुविधाएं जो है वो आम आदमी को लिए बता सकते थे। जैसे प्रभु जी ने बताया कि जैसे पेट्रोल डीजल ये सब चीजें जो है ऑटोमेटिकली जो है ये हमारे जो एक तरह से दूरदृष्टि है इन टर्म्स ऑफ जिसे बोलेंगे महंगाई कम हो। महंगाई के बारे में जो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन जो है एक ऐसी चीज है जो कि हमें खाता जाएगा, और जैसे पहले भी चर्चा हो चुका है, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना और उसको इनकम के लेवल से जोड़ना एक बहुत मुश्किल काम होता है। आम आदमी कभी भी नहीं कर सकता। उसके जेब में अगर आज 2 रुपए है और इन्फ्लेशन 2 रुपए 10 पैसे है तो उसको हर 2 रुपए पे 10 पैसे का नुकसान हो रहा है। आज के दिन में यही हो रहा है। इस बजट में कोई चीज ऐसे नहीं दिख रहा है जो कि उस नुकसान की भरपाई कर पाए आम आदमी के लिए। और आम आदमी जो है, किसान भी आम आदमी है, मिडिल क्लास भी आम आदमी है, वर्कर भी आम आदमी है, कंस्ट्रक्शन वाले भी आम आदमी है। उनके लिए जो शॉर्ट टर्म गेन जो है वो बहुत जरूरी मायने रखता है ताकि वो बेसिकली उसको माप सके। ये बजट एक ऐसी बजट है जो कि एक्सपर्ट तो बातचीत कर सकते हैं और 5 साल की जो है वो बुनियादी तौर पे जो ढांचा बना रहे हैं उसकी बात कर सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन, आई मीन जो फार्मर बेनिफिट्स है, इन सब का इफेक्ट डेफिनेटली होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक आप इकोनॉमिक्स के टर्म में शॉर्ट टर्म बेनिफिट के साथ इसको जोड़ेंगे नहीं, तब तक हताशा ही रहेगा, तब तक उल्लास और उम्मीद की जो किरणें हैं वो नहीं दिखेंगी आम आदमी के चेहरे को। समीर, जहां से शुरू किया था वहीं जाना चाहती हूँ। वैसे अभी भी वो ज्यादा ही चमक रही है वो थाली। मैं आपको बताता हूँ जो मिला सब कुछ दे दिया हमने, लेकिन वो बात नहीं बन रही कुछ। बात इसलिए 2 चीजें हैं इस चीज में। अब मैं इकोनॉमिक्स और टैक्स दोनों को मर्ज करके बोलूंगा, बिकॉज मैंने इकोनॉमिक्स और टैक्स दोनों, अगर आप देखें कॉमन आदमी कैसे खुश होता है कि चीजें सस्ती होती। चीजें सस्ती करने के लिए अंदर मेरे पास सिर्फ जो टैक्सेस हैं उसका मेरे पास पावर नहीं है सेंटर के पास विदाउट स्टेट, तो मैं उसको बजट में अभी ला नहीं सकता। रहा बात कॉमन नॉर्मल इंसान को अगर स्लैब कम कर देता, स्लैब कम करने के लिए मेरे पास जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या एसएससी हैं वो कितने लोग हैं? 2% भी नहीं है। मैं 2% को एक बार साइड में रखता हूं कि मैं स्लैब बढ़ा भी देता हूं या मैं एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा भी देता हूं और कॉमन गेन आ जाए उससे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कॉमन मैन में उन्होंने बोला कि जो कोविड पे तुम्हें खर्चा मिलेगा फैमिली को, उसके लिए 50,000 से ऊपर का कोई रिलेटिव के ऊपर मिलता है तो वो टैक्स होता है, उसको माफ, इसकी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 20% टैक्स होता था उस पर सरचार्ज लगता था, उसको कम करा गया। ये हर इंसान का है, कोई शेयर खरीदता है या घर बेचता है सब पे लॉन्ग टर्म लगता है। वो कॉमन आदमी जो टैक्स भरता है, जो घर खरीदता है बेचता है, सब पे टैक्स लगता है, उनको इफेक्ट पड़ेगा। ये फाइनल पॉइंट है। आपने ये भी कहा कि अगर नेशन बिल्डिंग इससे हो रही है तो मैं एज एन इंडियन खुश हूं। यस, मेरा ये अभी स्टैंड इसलिए भी करता है। हाँ। 2 रीजन। मैंने मेक इन इंडिया, जैसे उसने बताया, इंडिया कंप्लायंसेस लॉ, लेबर की बात आपने बोली, लेबर में पहले इतने सारे कानून होते थे, अब वो सब मर्ज होकर एक लेबर कोड बन चुका है। इसका मतलब है कि जो इतने सारे श्रम कानून थे वो सब एक मर्ज हो चुके हैं, विच मीन्स जो नॉर्मल एक, और आप थोड़े दिन पहले एक स्कीम आई थी इंश्योरेंस, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है उसके लिए भी इंश्योरेंस। तो अगर आप ये देखेंगे ग्रास रूट लेवल पे भी ये इंपैक्ट आ रहा है, चाहे मॉनिटरीली आपको नहीं आ रहा। अगर मैं इंश्योर्ड हूं या मेरी मेडिकल इंश्योर्ड है, कोई श्रम वर्कर है, तो उसके लिए ये भी बेनिफिट है। शायद उसको मॉनिटरी ना मिले लेकिन उससे पीस ऑफ माइंड है दैट ही कैन आल्सो गेट इंश्योरेंस। पहला। दूसरी बात कि अगर आप ये जो सस्ती वाली बात है, पहले जमाने में हमें फर्क पड़ता था, सिगरेट महंगी हो गई, पेट्रोल सस्ता, ये वो, अब उनके वो पावर ही नहीं है बजट में। आफ्टर जीएसटी दे डोंट हैव दिस पावर, तो कि वो
कुछ भी कम कर सके कि हम बिजली, अब ये इम्पैक्ट आएगा जब बिजली की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो बिजली सस्ती होगी, स्टील के ऊपर ड्यूटी कम होगी तो चलो हिंदुस्तान में प्रोडक्शन हो रही है। फोन चाहे आप सारी कंपनी देखो, चाहे सैमसंग है, वो सब ने यहाँ पे फैक्ट्री लगा के सब यही बनेगा, यही बनेंगे, सारी कंट्रियों में एक्सपोर्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ता होगा। टैक्स जो बार बार डिफेंड करने की कोशिश करें, पावर नहीं है। जब की गवर्नमेंट थी $108 का था पेट्रोल, तब पेट्रोल ड्यूटी कम करके जहां उनको घटाना था वहां मैं घटाया। एक एग्जांपल $70 डिपेंड करता है कि आप एलोकेशन कैसे करते हैं अपने फंड्स का। आपके पास ₹1 है, उसको कैसे आपने बांटना है, उसका सवाल ये है। उसके अंदर आपने 30% कैपिटल गेन्स टैक्स की बात, वही बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली इनकरेक्ट डिसीजन कितना है। जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है उसको प्रेफरेंस देनी है, जो बेचारा अपना घर किराए पे लेके बैठा है, वो किराए जब उधार लेता है बैंक से, उसको 1.5 लाख के इंटरेस्ट के बाद कोई भी इनकम टैक्स रिबेट नहीं है। मैं अपने घर का सोना बेचूं तो मेरे ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा, और मैं अपने स्टॉक मार्केट बेचूं पूरे के पूरे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 30%, वो भी कम कर दिया उन्होंने। तो ये जो स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी है कि कुछ क्यों अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म किसके पास होगा, जो प्रमोटर होगा। अगर आप स्टार्टअप्स को दे सकते हैं 3 साल की छूट, जिसमें 1 लाख खर्च किया, 2 लाख खर्च किया, ये स्टार्टअप अपने आप 4 साल 5 साल के बाद लगेगा। स्टार्टअप गए कहाँ, आधे से ज्यादा अभी गायब हो गए। 55% स्टाफ डोंट एग्जिस्ट। तो ये जो सोचने का तरीका है कि नई जो मार्केट थिंकिंग होनी चाहिए, जो मोदी जी से एक्सपेक्टेड है, मोदी जी नीचे से ऊपर गए हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे। नई इकोनॉमिक्स जो उनकी, मोदी इकोनॉमिक्स जो क्या है, क्रांतिकारी, मोदी इकोनॉमिक्स क्रांतिकारी होनी चाहिए। हमेशा चर्चा होती थी कि आउट ऑफ द बॉक्स आपने क्या किया है। एक सेकंड सर, मैं आ रही हूँ, एक बार गुलजार जी से एक कमेंट इस पर मैं लेना चाह रही थी। यहाँ पर भी गुलाब जामुन रखा हुआ है, यहाँ पर भी है, पता नहीं आपने तो दिया नहीं सर, खा लिया। अच्छा, खाने वाले भी और कुछ सोचकर फिर खाने वाले हैं कैटेगरी में जिनको ज्यादा मिलता है। गुलजार, इस बजट का डिजर्ट क्या है, स्वीट डिश क्या है? इस बजट का स्वीट डिश मैं बोलूं तो बिजली है। क्या है? बिजली, रिन्यूएबल एनर्जी। सो जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, सारे जो डिसीजन उसी पे लिए गए हैं। तो सबसे जो क्या बोलते हैं, जिस चीज सबसे ज्यादा प्रकाश में जो कर रहा है वो बिजली कर रही है मेरे हिसाब से। मेरा जो एक विश्लेषण ये बोलता है। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे हर सवाल के जवाब में आपने रिन्यूएबल एनर्जी को लाया है, उससे लेकर वो बहुत पॉजिटिव है। ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो भारत ने ऑलरेडी जो है उसका टारगेट जो पूरा कर दिया है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, जैसे मैंने बताया, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब भी कोई विश्लेषण करता है और ये बोलता है कि ये स्टेट का पावर है और ये सेंटर का पावर है, जीएसटी काउंसिल और जो सेंट्रल अथॉरिटी है, फाइनेंस की अथॉरिटी है, उसमें क्लियर डिस्टिंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज महंगी करनी हो या कोई चीज सस्ती करनी हो तो एक्साइज ड्यूटी वगैरह तो आपके ही हाथ में है, ड्यूटीज आपके हाथ में, ड्यूटीज आपके हाथ में है। और जीएसटी के जो हाथ में है वो सेस वगैरह है जीएसटी के हाथ में। तो आज के दिन में अगर आप सिन प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो उसमें आपको चीजें बढ़ाने की नहीं, जो वो मीन कर रहे हैं वो यही है कि ड्यूटी में जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और कई चीजों को टच किया ना, तो वैसा आप ड्यूटी बाकी चीजों में जीएसटी में सरकार कुछ नहीं कर सकती। जीएसटी में नहीं मत करें, बिल्कुल मत करें जीएसटी में, वो तो अलग डोमेन हो गया जी। और हम लोग बात भी टैक्स उसके एनुअल बजट की कर रहे हैं, जहां पे जो डोमेन है उनके पास प्राइसेस बढ़ाने की और घटाने की, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं बता रहा हूं कि इसमें घटना चाहिए या इसमें बढ़ना चाहिए, लेकिन कई मुद्दे जो है आप अपने आप ही सामने आते हैं कि उन्होंने नहीं किया डिस्पाइट हैविंग पावर। ये पावर होते हुए नहीं करना, ये चीज जो है वो हजम नहीं होती है। मतलब कर सकते थे और नहीं किया है, ये आपको बिल्कुल पड़ गए हैं। बड़ी चीजें हम थोड़ी सी भूल गए। इस बजट के अंदर ऐसी बड़ी चीजें भी हैं जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जैसे 25,000 किलोमीटर रोड बनाएंगे। रोड के लिए सीमेंट चाहिए, उसके लिए स्टील चाहिए, उसके लेबर चाहिए, और नितिन गडकरी ने पिछले 6 साल के अंदर जो कुछ किया उससे कनेक्टिविटी देश की बढ़ेगी। अटल जी का जो प्रिंसिपल था, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब बाद में इंस्टीट्यूट किया था इंडिया टुडे के लिए, उन्होंने कहा था कनेक्टिविटी, टेलीफोन कनेक्टिविटी करो, डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी करो, टेलीफोनिक कनेक्टिविटी करो, रेलवे कनेक्टिविटी करो। तो उनका कनेक्टिविटी के ऊपर जोर था कि इससे कनेक्ट होंगे तो मोबिलिटी लोगों की बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो ये जो 25,000 किलोमीटर के ऊपर जो बनाने की पैसा उन्होंने रखा है 25 लाख रुपए उसके ऊपर, वो बहुत बड़ी बात है अगर हो जाता है, वो एक अच्छा पॉजिटिव है। पर रिन्यूएबल एनर्जी में बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, गाँव के लोगों को नीली बिजली मिलेगी या काली मिलेगी या सफेद मिलेगी, बिजली चाहिए ना उसको। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कैपिटल कॉस्ट कितनी है उसके बारे में सोचते नहीं है कि रिन्यूएबल एजेंसी की कॉस्ट कैपिटल इनिशियल बाद में सस्ती है। दूसरी बात है जो हम अपनी ट्रांसफर, जो वेस्टर्न ग्लैमराइज कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ कार्बन कम हो जाएगा, हमारे यहाँ तो इम्यूनिटी इतनी है कि लोग मरते जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो सेफ साहब। पर डिपेंड करता है व्हाट इज योर प्रायोरिटी, आर यू प्लेइंग टू अ रिच एलीट
रिन्यूअल किसको, गांव में पूछे टेकायत साहब से रिन्यूअल एजेंसी क्या होती है। तो ये तो बातें जो है कि क्यों बजट के ऊपर आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिन्यूअल एनर्जी पे अच्छी बात है, होनी चाहिए, फ्यूचर के लिए अच्छी बात है, परंतु जो मनी आपके पास एक रुपया है उसमें से आप रिन्यूअल एनर्जी पे खर्च करेंगे, ग्रीन एनर्जी पे या काली एनर्जी पे या सफेद पे करेंगे, तो ये देखने वाली बात है। बिजली गांव में है नहीं, डिजिटल खोलने जा रहे हैं, वहां गांव के अंदर आपने देखा इस कोविड के अंदर बच्चे 2 साल, एक जनरेशन 2 साल बिजली चली गई, स्कूल में नहीं गई। नहीं, पर इसमें सीधे तौर पर मतलब स्कूल में नहीं जाना वो सीधे तौर पर सरकार की नीतियों से नहीं जुड़ता, वो तो कोविड से भी जुड़ जाएगा। पर इसका मतलब 75 साल में ऐसा सिस्टम खड़ा नहीं हुआ कि गांव का बच्चा भी स्कूल में और अब वो एजुकेशन कर ले। अब वो 200 चैनल क्या उसे पूरा कर 200 चैनल फिर वही बिजली चाहिए ना, कनेक्टिविटी चाहिए। टेलीविजन कहाँ दोगे, हर गांव के झुग्गी के अंदर टेलीविजन लगेगा नहीं, तो आप कम्युनिटी सेंटर पे लगाओगे ना। तो ये सोचा गया ना कि इंटरनेट से ज्यादा तो क्योंकि आप जब स्लोगन देते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट। मोदी जी की खूबी यही है कि बहुत अच्छा सोचते हैं, सोचने के बाद जो नीचे लोग जो है ना इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्या डिजिटल करेंसी आज की क्रांतिकारी चीज है? देखिए, गलतियां जो है बेसिकली अगर आप देखें तो मैं तो मेजर एक गलती मानता हूं इसमें फ्लॉ है, वो है क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का कोई लॉ नहीं बनाया, आपने टैक्स पहले लगा दिया, इसका मतलब आप एंटीसिपेट तो कर रहे हैं कई जगह पे, अच्छी बात है, करिए, आप टैक्स लगाइए वहां पे, वैलिडिटी दे रहे हैं, वैलिडिटी दे, लेकिन आप रेगुलेशन नहीं लगा रहे हैं आप। आई मीन देखिए, ये तो छोटे छोटे मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन जो आम आदमी के लिए बड़े मुद्दे हैं वो है कि हर रोज मैं 100 रुपए खर्चा करता हूं और मेरे को आज के दिन में जो है वही सामान मेरे को 90 रुपए में आता है। ये सिंपल कैलकुलेशन हमने बचपन से सीखा है। तो वो बोले कि बजट बहुत अच्छा था, तो उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बनाने हैं और शॉर्ट टर्म गेन्स भी देना है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये बैलेंसिंग एक्ट ये गवर्नमेंट अभी तक नहीं कर पाई पिछले इतने सालों में, और ये बैलेंसिंग एक्ट जब तक नहीं करेंगे इसको हम स्टीरियोटाइप बजट ही कहेंगे। इसमें ना कोई, जैसे मैंने बताया, ना कोई खुशी है ना कोई उल्लास है, क्योंकि हमारे जेब में कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसके अंदर। गुलजार, जल्दी से कमेंट ये डिजिटल करेंसी पर, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग ये भी है कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर बजट के दिन वही ट्रेंड कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी, और वो लोगों में बहुत बड़ी उत्सुकता है, लोग जानना चाह रहे हैं, वो इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, कुछ कर भी चुके हैं। 30% तो आपको 1% टीडीएस है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसके बाद से फिर 30% आपकी कमाई पर सरकार ले लेगी। तो वही बात जो वो कह रहे थे कि आप रेगुलेशन उसके लिए लॉ नहीं ला रहे, टैक्स भी देंगे। देखिए बनेगा, मेरे को धीरे धीरे बनेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये डिजिटल रुपया भी लेके आ रहे हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्रिप्टो करेंसी की टैक्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि पहले मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ता था। अगर मैं इनकम जनरेट करता था तो मेरे को टैक्स देना पड़ता था। नॉर्मल स्लैब होते हैं, अगर आपकी इनकम एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो आपको 10%, 20%, 30%। अब उन्होंने क्रिप्टो पे स्ट्रेट अवे 30% टैक्स लगा दिया, तो आपको जो बेनिफिट मिलता था स्लैब का वो नहीं मिलेगा। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में डील कर रही हैं और आपकी कोई और इनकम नहीं, तो आपको सीधा 30% बेरहमी से लेकिन लगाया सीधा 30%। कौन करे, आप करोड़पति जो पैसा जीतता है उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। अब आजकल तो आम दफ्तरों में आप देखेंगे कि जो मिडिल क्लास है वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो सिर्फ अमीरों की बात नहीं है ये, मतलब आप बड़ी बेरहमी से 30 मिडिल क्लास है इसीलिए देना पड़ रहा है। मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा, क्योंकि क्या इतना फॉर ग्रांटेड लिया जा चुका है कि नहीं ये तो कोई बात नहीं, बोलने वाले नहीं, मिडिल क्लास बीच में ही रहेगा। जैसे बताया कि 2% वाली बात है ना, कि 2% के लिए ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, उसमें बहुत कैलकुलेशन है और उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशन थाली में आइसक्रीम की थी, अगर उसको जलेबी मिली है, ये एक इशू पॉइंट हो सकता है। माय एक्सपेक्टेशन वाज आइसक्रीम। आपने ठंड में आइसक्रीम चाहिए क्यों? आप में देशद्रोह का केस ना लग जाए। इसीलिए अगर हम देखें कि ये जो कॉमन मैन को आएगी 2024 आएगा, ये सब चीजें होंगी टक्कर। इम्पैक्ट क्या था? 3 गुजारिश थी कि स्लैब बढ़ा दो 2.5 से 5 वाले में, अब हमारे को टैक्स ना लगे, 12,500 रुपए एक बंदे को बचेंगे। ये एक थी। हाउसिंग लोन का मैं 1.5 लाख 2.5 लाख देता हूं, मुझे प्रिंसिपल पे मुझे डिडक्शन मिले। आप 2.5 लाख रुपए साल का आप इंटरेस्ट कौन देता है? जिसने 1 करोड़ या 50 लाख रुपए का लोन ले रखा, वो भी आप सेकंड टर्म पे पहुंच गए। 50 लाख 7% पे है। हाँ, 50 लाख पे होगा। तो आप देखो कि जिसने 50 लाख का लोन लेके घर लिया, उसकी बात करें उतना दे रहे हैं, उससे ऊपर ले रहे हो तो आप टैक्स दे रहे हो। सेकंड मतलब मैं देख रहा हूं कि कॉमन मैन की डिमांड क्या थी कि मेरा हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट, मेरा स्लैब रेट बढ़े, और तीसरा मेरी सेविंग जो 1.5 लाख की है लिमिट, उसको बढ़ा दिया जाए। उन्होंने सेविंग में ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पीएफ मैं 1.5 लाख की सेविंग करता हूं, उन्हें पता है अगर ये कोविड वाला साल है, आज का सेविंग किसी की नॉर्मल
कॉमन मैन की तो 1.5 लाख रुपए सेविंग करने में वही काफी है। मतलब अगर आप मैं नॉर्मल इस बात पर तो राष्ट्रपति का बयान आप लोगों ने सुना है कि नहीं? राष्ट्रपति दरअसल बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि 5 लाख मेरी तनख्वाह है, 2.25 लाख में टैक्स देता हूं और जो अल्टीमेटली पैसा बचता है उससे ज्यादा तो टीचर्स बचा लेते हैं। तो जो ये अपने आप एक प्रोजेक्ट है, उस पर लेकर क्रिटिसिज्म हो जो भी हो कि है, लेकिन ये हकीकत है और इस तरह के बिल्कुल टैक्स आपकी से बात लोग सही है जूझ रहे हैं। कि 40% प्लस टैक्स है सुपर रिच का, 37% का सरचार्ज है, वो चेंज नहीं करा। पीपल वर डिमांडिंग, जो नॉर्मल पब्लिक थी, जो सुपर रिच थे, वो कह रहे थे कि जी हम प्रमोटर है 5 करोड़ के ऊपर आपने 43% टैक्स रेट है, कंपनी 15-20% दे रही है, हम ये दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने टच नहीं करा। उन्होंने डिजिटल करेंसी को टैक्स करा। डिजिटल करेंसी में चलो हम एक 50,000 वाले हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी वाले अच्छा, आपने 50,000 इन्वेस्ट किया? मैं तो एक भी नहीं करा, नहीं करा, नहीं अलाउड नहीं है। लेकिन क्योंकि हम कोई भी चीज वो इलीगल है, जैसे उन्होंने बोला उसके लिए प्रावधान नहीं है। आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी इज इलीगल व्हेन यू डोंट हैव अ लॉ, इट्स इलीगल। Absolutely. बट एवरीबडी आज से validity लीगल हुआ या आज से इलीगल ही रहा? क्या हुआ आज क्रिप्टो करेंसी? नहीं, अब लीगलिटी अब तो आ गई validity ना। legality आ गई। एक्चुअली इसका केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, ये कुबेर आया, इतनी ऐप आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको इलीगल नहीं बोलेंगे, लेकिन आप प्रावधान लेके आओ। आप ये बोला, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। अब उन्होंने टैक्स लगाया, आरबीआई इसको रुपये के लिए प्रोविजन बनाएगी। डिजिटल रुपया का क्या मतलब होगा? मतलब उससे सरकार क्या ये सरकारी क्रिप्टो ला रहे हैं? क्या सोच है? आज अगर आप अपना वॉलेट देखेंगे तो आपके 2-3 तरह के आपके पास मनी होगी। प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और जो आप प्रिंटेड मनी की बात कर रहे हैं। तो सरकार बोल रही है कि डिजिटल ऑलरेडी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो, पर अब जो आपके वॉलेट में हम प्रिंटेड करेंसी देख रहे हैं उसको भी हटा दीजिए। अब आरबीआई की डिजिटल करेंसी आएगी तो आप उससे डील कर सकते हो। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप डिजिटली आदान प्रदान कर सकते हो पैसे का, आपको कैरी करने की जरूरत पर नहीं ये है। अलग कैसे होगा? तो अभी कर रहे हैं, अभी अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। श्वेता जी, आप आप वोट दे रहे हो, मैसेज समझे नहीं। क्रिप्टो एजेंसी तो अकाउंटेबल होगी ना। आप जो प्रिंटेड लोगों ने ट्रंक भर के रखे हुए हैं घर के अंदर, उसको कैसे रुपए में डालेंगे वो डिजिटल रुपी में? तो जब आपने रुपी डिजिटलाइज कर दिया, जैसे सेकंड डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा। अगर उन्होंने कह दिया कि और एक्सेप्ट प्रिंटेड नहीं एक्सेप्ट होगी, आज से तो जिनके पास है तो क्या होगा उसका? हाँ, मैं थोड़ी दूर की सोच, क्योंकि कल का बजट है ना, ये आज का बजट नहीं है मेरा। लोग भी तैयारी कर रहे हैं अभी से। तो डिजिटल रुपया जो आने के पीछे क्या कारण हो सकता है? कि अपना रुपया आप जो कैश रखते हैं घर में मत रखिए, अब वहां रखिए डिजिटल। जैसे कार्ड की जगह आप कहिए कि ट्रांसफर करो इतने रुपए इस बैंक, मेरे बैंक में आज 1,000 रुपए है, तब कहीं छापा पड़ेगा तो नोट वाली मशीन वो नहीं जो ले मेरे जानी पास होगी। कैश है वो तो मैं रख नहीं सकूंगा, इलीगल हो जाएगा। अगर मेरे पास डिजिटल रुपया नहीं है, रेस्ट ऑफ द मनी इज इलीगल, ही कैन डिक्लेयर एनी डे कि मेरे पास 10 दिन है, आप जमा करा दीजिए। रिटर्न में 2 साल का वक्त दिया गया है अगर आप अपडेटेड करना चाहें, तो उसमें थोड़ा सा वो स्कोप छोड़ रहे हैं कि आपको अगर आना है सामने तो आइए भाई। देखो ऐसा है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो गई थी कि पहले रिटर्न रिवाइज सिर्फ 31 मार्च तक ही कर पाते थे हम, तो वो लॉ बड़ा स्ट्रिंजेंट हो गया था, किसी की जेन्युइन गलती भी हो सकती है। तो उन्होंने ये बोला कि हम नहीं चाहते कि अगर आप जेन्युइन गलती कर बैठे हो फिर उसके लिए लिटिगेशन करो, अपील जाओ इतने, तो हम एक प्रोविजन लेके आ रहे हैं नया, 2 साल के अंदर अगर आपका टैक्स बनता है उसमें टैक्स का नया रेट आएगा। कहेंगे नहीं सीधी, मैं कह रहा हाँ, हूँ बोलिए। बोलिए, नहीं बोल डालिए। दिस इज इनडायरेक्ट, आप कह रहे हैं एमनेस्टी, टैक्स इवेजन के लिए। हाँ, जिन्होंने चोरी की है भी आपको 1 साल और दे दिया, आप डिक्लेयर कर दीजिए। दिस इज वन वे जो ऑफ पी चिदम्बरम एक वक्त पर लाए थे, वो ब्लैक तो मनी है, लेकर आइए, आप उसको ये डिक्लेयर टोटल कीजिए, इट इज एमनेस्टी अगेंस्ट टैक्स इवेजन। ठीक मेरे है, ख्याल से अच्छी बात है। प्रभु जी, ये गवर्नमेंट भी इसको ला चुकी है पहले, डिफरेंट अलग नाम से, लेकिन वो एमनेस्टी स्कीम ही है। क्या उसी का एक्सटेंशन है? ये आप भी देख रहे हैं एक्सटेंशन उसी का है, एक्सटेंशन। उसी का एक्सटेंशन है। 1 साल के लिए किया है इन्होंने। जी बिल्कुल। पूरी रिवाइज कर दी। classic मैंने 1 example लाख है। डिक्लेयर की, भूल गया तो 10 लाख तो मैं भूल ही गया था साहब। मैंने तो 1 लाख की है, अब मैं 11 लाख कर दूंगा, इससे पूछेंगे नहीं नहीं ऐसा है, देखो 2 चीज इसमें थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। आज भी मैं रिवाइज कर सकता हूँ, इस लॉ के बिना भी मैं रिवाइज कर सकता हूँ। नहीं, 1 साल और। अब एक्चुअली कहते हैं मेरे को उसमें कंडीशन है कि मैंने टाइम पे अगर रिटर्न फाइल करी है, सपोज करो मेरी 30 सितंबर डेट है, मैं 30 सितंबर डाली है, तो मैं 1.5 साल तक रिवाइज कर सकता हूँ। अच्छा, कर सकता हूँ। सपोज करो मैं 30 सितंबर मिस हो गई मेरी, मैंने 31 मार्च तक मैं फाइल कर सकता हूँ, उस साल की रिटर्न मैंने फाइल कर दी, उसको मैं रिवाइज नहीं कर सकता, तो वो कॉम्प्लिकेशन हो गई। तो इसको थोड़ा सा स्मूथ करा है। अच्छा, जेपी नड्डा इस समय बोल रहे हैं बजट पर, जरा सुन लेते हैं। विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है।
बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है। फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य 6.9% से घटाकर 6.4% करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के साये में पेश किया गया यह दूसरा बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नया आयाम देते हुए यह बजट सभी वर्गों को, छोटे बड़े उद्यमियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह महज एक साल के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला यह ब्लूप्रिंट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना लॉन्च की थी। इस बजट में गति शक्ति को एक नई उड़ान मिली है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत के लिए लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इससे लगभग 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन होगा। ये नए भारत की नींव रखेगा। 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण, जिस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य करने की योजना बनाई गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी बातों को सामने रखे थे और जाहिर है कि ये बातें होंगी ही यहां पर, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से एक हेडलाइन नहीं मिल रहा है, उसी तरीके से एक वैसा थ्रस्ट नहीं मिल रहा है कि देखो ये तुम्हारे लिए किया गया। वो लॉन्ग टर्म की ही बात हो रही है प्रभु जी, उसमें भी ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये भी होगा। तो चुनाव के समय उनको भी तो बोलने के लिए कुछ रहता कि देखो किसानों के लिए ये कर दिया। दिशा बड़ी क्लियर है। मोदी जी ने दिशा सूत्र लिए कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी दिशा वही है। परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। पैसा, अगर आप पैसे की बात भूल जाते, 39 लाख करोड़ रुपए खर्च करना है। आपकी इनकम 22 लाख थी, 37 लाख रुपए खर्च हो चुका है इस बार। सिर्फ 2 लाख रुपए बढ़ाएंगे आप खर्चा? 2 लाख करोड़ सारे साल में अगर आपने खर्चा बढ़ाना है, जो 8% भी नहीं है। पहली बार हुआ है कि बजट का एक्सपेंडिचर एलोकेशन इतनी कम से बढ़ा है। इसका मतलब 2 लाख रुपए सैलरी पे लग जाएंगे लोगों की बढ़ने में आपके, तो कहां से लाओगे? बोरिंग करोगे क्या? ये सवाल हम लोगों ने उठाया नहीं भी कि 39 लाख में 37 लाख आपने खर्च किया, 39 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 2 लाख करोड़ के अंदर तो आपकी सैलरीज बढ़ जाएंगी जो 3 लोगों की बढ़ने वाली है। तो बाकी खर्चा कहां से लाओगे डेवलपमेंट के लिए? एक्सपेंडिचर खर्च को लेकर सिर्फ 2 लाख करोड़ का ही अल्टीमेटली इजाफा होगा, जिस पर चर्चा लगातार हो रही थी। तो थाली पर चर्चा में अब लगता है कि एक ब्रेक हम लोग ले रहे हैं। इतनी कुर्सियां, इतनी आपने रख ली कटोरियां, इसमें भरने के लिए पैसे कहां से आएंगे भैया? देखिए वो वाली थाली देखिए, खा लीजिए कुछ भी, नजर वही रखिए। एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। आप लगातार बजट कवरेज आज तक पर देखते रहिए।